हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फंगस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे कि कौन कौन से फंगस में कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका डिफिनीसन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसके बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जो फंगस होता है वो बायोटिक पैथोजन होता है, बायोटिक एजेंट है। बायोटिक में भी है, यूकैरियोट के अंदर आता है, यूकैरियोट में फिर है प्रोटिस्टा के अंदर आता है, प्रोटिस्टा के अंदर आता है। तो फंगस को हम हिंदी में कवक कहते हैं। तो फंगस जो होता है या तो ना तो एनिमल होता है ना तो प्लांट होता है, इसलिए इसको अलग ही बांटा गया है। प्लांट इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए प्लांट नहीं होता है। और ये एनिमल भी नहीं होता है। तो यदि इसकी डिफिनीसन में जाओगे तो फंजाई या यूकैरियोटिक, थोड़ा मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, उसको फिर विस्तार से हिंदी में समझाऊंगा। फंजाई आर यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग ए क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली एंड हुज फिलामेंट branched somatic structure are typically surrounded by cell wall containing either chitin or cellulose or both, which with many organic molecules and exhibiting absorptive nutrition। तो जैसा पहले बताया है कि जो फंगस होता है यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें वेल डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें सेल बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो कवक जो होता है यूकैरियोटिक होता है, वो स्पोर बियरिंग, मतलब स्पोर उस पर बनते हैं और उस पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मतलब एक क्लोरोफिलस होता है और वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसलिए वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। और उस पर सामान्यतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर कभी कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी उस पर प्रजनन होता है। और उसका जो बॉडी रहता है वो फिलामेंटस होता है और उसमें ब्रांच सोमैटिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और जो उसका जो सेल वाल होता है या तो काइटिन का बना होता है या सेलुलोज का बना होता है या दोनों का बना होता है। और इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और इस पे जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये न्यूट्रिशन को सक करता है। ठीक है, जैसे ये किसी पौधे के ऊपर अटैक किया तो ये कुछ केमिकल्स उस पे पौधे पे सिक्रेट करता है। केमिकल के सिक्रीशन के कारण वहाँ का जो सेल होता है पौधे का वो डिग्रेडेड होता है और वो तो उस डिग्रेडेटेड मैटर को फंगस सक करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये डिफिनीसन है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें जो जो डिफिनीसन में जो टर्म आए हैं उनको यदि जान लोगे तो वही फंगस के कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो फंगस जो है ना एक लेटिन शब्द, लेटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है मशरूम। तो फंगस एक माइकिस टर्म से लिया निकला है जिसका मतलब होता है फंगस। ठीक है, या मशरूम। तो फंगस यूकैरियोटिक होता है, जैसा पहले बता दिया था। उस पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है और उस पर सेल से मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो राइबोसोम होता है 80S टाइप का होता है और उसके जो फ्लैजिला में फ्लैजिलर अरेंजमेंट होता है तो 9+2 टाइप का फ्लैजिला अरेंजमेंट पाया जाता है। फंगस जो होता है नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है कि इसके बॉडी को हम रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते और इसमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम फंगस में एब्सेंट होता है, इसलिए ये नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर इसलिए भी बोलते हैं कि हम इसके जैसे कि हम इनके बॉडी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, फंगस के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि माइकोलॉजी क्या होता है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवक का अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी कहलाता है। और ऐसे वैज्ञानिक जो कवक का अध्ययन करते हैं उसको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जो फंगस का जो किंगडम है इसमें लगभग 5100 जनरा और लगभग 50,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, 5100 जनरा 50,000 स्पीसीज फंगस की अभी तक खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, हर साल ही 1-2 हज़ार स्पीसीज नई नई खोजी जाती हैं फंगस की।
इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से फंगस में कैरेक्टर होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंगस, कवक का कैरेक्टर। तो फंगस को हम एक सेपरेट किंगडम में प्लेस करते हैं जिसका नाम होता है फंजाई, किंगडम फंजाई। फंजाई या तो ना तो एनिमल होते हैं ना प्लांट होते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं, और ये यूनी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। सामान्यतः फंगस बहुकोशिकीय होते हैं, मगर कुछ फंगस एक कोशिकीय होते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है तो हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि फंगस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। चूँकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, और इसलिए इनके में जो न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक टाइप का रहता है, और ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सक करते हैं न्यूट्रिशन को। और जैसे हम जैसे इंसान होते हैं तो अपने भोजन को मुंह में ग्रहण करते हैं, हम भोजन को उठाते हैं मुंह में डालते हैं, उस टाइप का फंगस में न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है। उसमें कहो बहुत रेयरली पाया जाता है, कभी कभी बहुत रेयरली पाया जाता है, ठीक है। इंजेक्शन बहुत रेयरली पाया जाता है, इंजेक्शन, ठीक है। तो फंगस हेट्रोट्रॉफिक और एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। फंगस का जो थैलस होता है ये यूनिसेलुलर होता है, और मतलब उसमें फिलामेंटस थैलस होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसके थैलस को हम अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसको हम फंगस के थैलस को हम रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते इसके थैलस के। और जो इसका थैलस होता है उसको माइसीलियम, बहुत सारे माइसीलियम से मिलके थैलस बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है फंगस का जो सेल वाल होता है। तो फंगस का सेल वाल या तो काइटिन का बना होता है या सेलुलोज का बना होता है। तो सामान्यतः फंगस का सेल वाल काइटिन का ही बना होता है, पर कुछ बात है जैसे कि ऊमाइकोटा में फंगस का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद न्यूक्लियस कैसा होता है फंगस का, तो पहले बता दिया। तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, और ये इसका न्यूक्लियस जो स्मॉल होता है, और इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। फंगस का जो लाइफ साइकिल होता है या तो सामान्य होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सामान्य लाइफ साइकिल और बहुत जटिल लाइफ साइकिल फंगस में पाई जाती है। और इस पे रिप्रोडक्शन में हमने पहले बताया था कि फंगस में जो अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। किसी किसी फंगस में एक स्पेशल टाइप का भी प्रजनन पाया जाता है जिसको हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज पेंटाकार्बो और रोपर ने 1952 में स्पर्जिलस नोडुलेंस में की थी। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे सामान्यतः जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, परंतु बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो ऐसे फंगस में वेरिएबिलिटी उत्पन्न करने के लिए एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसको हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। इसके बाद आता है हैबिटेट। तो फंगस सर्वत्र कवक जो होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये यूबिक्यूटस होते हैं, मतलब सर्वव्यापी होते हैं, सर्वत्र प्रेजेंट होने वाले होते हैं। और ये या तो पैरासाइट होते हैं या सिप्रोफाइटिक होते हैं या सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी पाया जाता है। जो पैरासाइट होते हैं वो दूसरे पौधों पे आश्रित होते हैं, उसमें रोग उत्पन्न करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो सिप्रोफाइटिक फंगस होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, जो डेड टिश्यू होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसमें फंगस और हायर रूट ऑफ हायर प्लांट, तो प्लांट का हायर प्लांट का जो रूट होता है ये दोनों मिलके माइकोराइजा बनाते हैं। तो ये जैसे फंगस होता है तो उसको उससे न्यूट्रिशन मिलता है रूट से, और ये रूट को सुरक्षा या फिर और भी न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं। तो ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो फंगस कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब विश्वव्यापी, सर्वत्र विश्व में चारों तरफ हर जगह फंगस पाया जाता है। तो ये फंगस के कैरेक्टर हैं, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से और पढ़िएगा, समझिएगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद आता है फंगस में जो सोमैटिक स्ट्रक्चर होता है तो कैसा होता है। तो फंगस के हम सोमैटिक स्ट्रक्चर को हम थैलस कहते हैं, ठीक है।
थैलस जो होता है वो फंगस का वेजिटेटिव बॉडी होता है, या उसको हम फंगल बॉडी भी कहते हैं। थैलस होता है वो सिंपल होता है, और पूरे थैलस में या फंगस के बॉडी में क्लोरोफिल का अभाव होता है। इसको हम स्टेम, रूट और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इसमें वेस्कुलर सिस्टम का अभाव होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हाइफी। क्या होता है हाइफा? हाइफी का मतलब होता है वेव, शुद्ध यदि डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो वेव, और इसको हम प्लूरल में हाइफी कहते हैं। हाइफा जो होता है वो थिन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो पतला होता है, आर पारदर्शी होता है, और ट्यूबुलर फिलामेंट होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। जो हाइफी होता है वो फिलामेंटस थैलस का यूनिट होता है, और इसमें एपिकल इलांगेशन होता है। एपिकल इलांगेशन का मतलब होता है कि आगे की ओर ही ग्रोथ करता है, ठीक है, हर बार नया नया ग्रोथ करके बनता है। मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। जो एपिकल इलांगेशन, मान लो ए हाइफी है तो इसको यहाँ से नया बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा, नया बनेगा। तो जब इस टाइप का ग्रोथ होता है तो हम एपिकल इलांगेशन कहते हैं। तो जो हाइफी होता है ये दो टाइप का होता है, सेप्टेट हाइफी और सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी में उसमें पार्टीशन पाया जाता है, और एसेप्टेट हाइफी में पार्टीशन नहीं पाया जाता है। एसेप्टेट हाइफी को हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं, और ठीक है। इसके बाद आता है माइसिलियम। इसका जो प्लूरल होता है उसको माइसिलिया कहते हैं। तो जो माइसिलियम होता है तो बहुत सारा हाइफी मिलके माइसिलियम बनाता है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम माइसिलियम कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ हाइफी को हम माइसिलियम कहते हैं। तो ये माइसिलियम जो होता है वो बहुत सारा जो फिलामेंटस थैलस होता है उससे मिलके बना होता है, और ये माइसिलियम मिलके जो थैलस को बनाते हैं, ठीक है। या तो कलरलेस होता है, या इसमें पिगमेंटेशन पाया जाता है, कलरफुल हो जाते हैं। जो कलरलेस होता है उसको हम हाइलिन बोलते हैं। जो कलर वाले होते हैं उसमें पिगमेंट पाया जाता है उसके सेल वॉल में। जो ये माइसिलियम होता है या तो एक्टोफाइटिक होता है या इंडोफाइटिक होता है। जैसे यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी है, इसलिए हम इसको माइसिलियम कहते हैं। इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म आया हाइलिन। हाइलिन का मतलब होता है कि कलरलेस, ठीक है। और यदि किसी फंगस में पिगमेंटेशन पाया जाता है तो कलरफुल हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो माइसिलियम होता है ये भी दो टाइप का रहता है, सेप्टेट माइसिलियम और एसेप्टेट माइसिलियम। सेप्टेट में क्या रहता है, पार्टीशन पाया जाता है, और एसेप्टेट माइसिलियम में पार्टीशन नहीं पाया जाता। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फंगल थैलस। फंगस में जो थैलस होता है वो कितने प्रकार का रहता है? तो पहला होता है प्लाज्मोडियम। तो इस टाइप के फंगस के थैलस में ये जो रहता है ये नेकेड होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट मासा प्रोटोप्लाज्म, ये नेकेड तो रहता है परंतु इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। और इसमें अमीबॉइड, जैसे अमीबा फीडिंग करता है उस टाइप से ये फीडिंग करते हैं या मूवमेंट करते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट होता है या अमीबॉइड फीडिंग होती है। तो प्लाज्मोडियम का सिंपल मतलब होता है मोल्डेड बॉडी, और इसका जो एग्जांपल है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रिस्की है। तो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि नेकेड है, और इसमें बहुत सारा मल्टी न्यूक्लिएट सेल, मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सेल पाया जाता है, और इसमें प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रिस्की। इसके बाद आता है दूसरा आता है यूनिसेलुलर थैलस। यूनिसेलुलर का थैलस का मतलब होता है ऐसा थैलस जिसमें केवल एक ही सेल पाई जाती है, उसको हम यूनिसेलुलर थैलस कहते हैं। इसका एग्जांपल है काइचिड्र और सिंसाइट्रियम। इसके बाद आता है मल्टी सेलुलर थैलस। तो मल्टी सेलुलर थैलस का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा थैलस जिसमें बहुत सारा सेल पाया जाता है उसको मल्टी सेलुलर थैलस कहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ फंजाई, मतलब ज़्यादातर फंजाई में मल्टी सेलुलर थैलस पाया जाता है।
तो ए फंजाई में फिलामेंटस थैलस होता है, उसमें बहुत सारा ब्रांच होता है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक पिगमेंट होता है जिसको हम हाइफी कहते हैं। इसका एग्जांपल है बहुत सारी फंगस जैसे कि अल्टरनेरिया हो गया, प्यूजेरियम हो गया, राइजोक्टोनिया हो गया। तो इन सब में मल्टी सेलुलर थैलस पाया जाता है। जो फंगस का जो थैलस होता है वो फिर से उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है होलोकार्पिक थैलस और दूसरा होता है यूकार्पिक थैलस। तो होलोकार्पिक थैलस ऐसा थैलस जो होलो का मतलब होता है पूर्ण, पूरा का पूरा। तो ऐसा थैलस जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है उसको हम होलोकार्पिक थैलस कहते हैं। If the entire thallus converted into one or more reproductive structure, then we called it as holocarpic thallus. इसका एग्जाम्पल होता है सिंचाइट्रियम। इसके बाद होता है यूकार्पिक थैलस, ऐसा थैलस जिसका कुछ पार्ट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे थैलस को हम यूकार्पिक थैलस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पाइथियम। तो ये दोनों टर्म बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब आप फंगस का कैरेक्टर, हर एक फंगस का कैरेक्टर पढ़ोगे तो ये भी आता है कि यूकार्पिक थैलस है कि होलोकार्पिक थैलस है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि जैसे कि इक्टोफाइटिक थैलस। तो इक्टोफाइटिक थैलस क्या होता है? तो ऐसा थैलस जो होस्ट प्लांट के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है उसको हम इक्टोफाइटिक थैलस कहते हैं। ऐसा थैलस जो होस्ट की सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता, उसको हम इक्टोफाइटिक थैलस कहते हैं या इक्टोफाइटिक फंगस कहते हैं। उनका एग्जांपल है यूडियम। इसके बाद आता है इंडोफाइटिक थैलस। तो इंडोफाइटिक फंगस है इंडोफाइटिक थैलस। तो यदि फंगस होस्ट की सेल को पेनिट्रेट करके छेद कर होस्ट की सेल के अंदर चला जाता है तो उसको हम इंडोफाइटिक थैलस कहते हैं, जैसा कि पक्सीनिया में पाया जाता है। जो इंडोफाइटिक थैलस होता है ये दो टाइप का रहता है, या तो इंटरसेलुलर होता है या इंट्रासेलुलर होता है। इंटरसेलुलर का मतलब होता है कि ये दो सेल के बीच में रहता है। ये थैलस होगा ये होस्ट के अंदर जो सेल होगी उन दोनों के बीच में रहता है। और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर थैलस। तो ये थैलस होस्ट जो रहता है उसके पूरे सेल को पेनिट्रेट करके सेल के अंदर चला जाता है। तो ऐसे थैलस को हम इंट्रासेलुलर थैलस कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है अंदर और इंटर का मतलब होता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर थैलस का एग्जांपल है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जो कि पौधों में या प्लांट में बिल्ट डिसीज कॉज करता है, उसको हम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कहते हैं। तो इक्टोफाइटिक थैलस और इंडोफाइटिक। इक्टो का मतलब ही होता है बाहर और इंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो इंटर मतलब होता है दोनों के बीच में और इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो इंटर में याद रखिएगा। तो जो इंटरसेलुलर जो हाइफी होते हैं वो स्पेशल ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम हास्टोरिया कहते हैं। तो आगे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि हास्टोरिया क्या होता है और जो फंगस का जो माइसेलियम होता है या सोमेटिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो कौन कौन से रूप होते हैं? तो उनमें से एक हास्टोरिया होता है जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। तो इंटरसेलुलर थैलस से ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है जिसको हम हास्टोरिया कहते हैं। और हास्टेरिया ही होस्ट सेल को प्रिंटेट करता है और वहाँ से अपना भोजन एब्जॉर्ब करता है जो कि फंगस को मिलता है। तो जो हास्टोरिया होते हैं वो इंट्रासेलुलर हाइफी में एब्सेंट होते हैं। तो हास्टोरिया हमेशा इंटरसेलुलर में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इंडोफाइटिक इंटरसेलुलर माइसीलियम जो होता है वो फूड को डायरेक्टली प्रोटोप्लाज्म से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको
स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। फूड को या भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको स्पेशल जो संरचना होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब है कि उसको हाइस्टोरिया की ज़रूरत नहीं होती है। फिर जो इक्टोफाइटिक फंगस होते हैं जो बाहरी सरफेस पे ही रह जाते हैं, उनमें जो हाइस्टोरिया होता है तो एपिडर्मल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इंटरसेलुलर इंडोफाइटिक और इक्टोफाइटिक माइसीलियम को या फंगस को हाइस्टोरिया की ज़रूरत होती है फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके बाद आता है सेप्टेशन इन फंजाई। फंगस में कौन कौन सा सेप्टा, कैसे सेप्टा पाए जाते हैं। तो फंगस में जो जैसे कि हाइफी होता है तो उसमें बहुत सारे हाइफी में पार्टीशन पाया जाता है। पार्टीशन है कि नहीं है, कितना पार्टीशन है, उस टाइप से हम फंगस, तो यदि पार्टीशन पाया जाता है या क्रॉस वॉल पाई जाती है तो उसको हम सेप्टा कहते हैं। तो पहला था एसेप्टेट हाइफी या सिनोसिटिक हाइफी। एसेप्टेट का मतलब होता है कि उसमें पार्टीशन नहीं पाया गया या क्रॉस वॉल नहीं पाई गई है। तो ऐसे हाइफा जिनमें सेप्टा नहीं पाया जाता या क्रॉस वॉल नहीं पाया जाता है उसको हम एसेप्टेट या फिर नॉन सेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनोसिटिक हाइफी क्या है, तो जो एसेप्टेट हाइफी का ही टेक्निकल नाम सिनोसिटिक हाइफी है। तो बहुत एक कन्फ्यूजन होता है कि हम सेप्टेट वाले को सिनोसिटिक कहते हैं कि एसेप्टेट वाले को कहते हैं, तो हम एसेप्टेट वाले को सिनोसिटिक कहते हैं। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो एसेप्टेट को ही हम नॉन सेप्टेट कहते हैं, सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, और जो जितने भी लोअर फंजाई होते हैं, मतलब प्रिमिटिव फंजाई हैं जो शुरुआत में फंगस बने थे, उन सब में एसेप्टेट हाइफी पाया जाता है, उसमें सेप्टेशन नहीं पाया जाता है। जैसा कि ऊमाइसिटीज होते हैं और जाइगोमाइसिटीज होते हैं, इनमें एसेप्टेट टाइकोमाइसिलियम पाया जाता है। दूसरा आता है सेप्टेट हाइफी। तो सेप्टेट हाइफी ऐसे हाइफी जिनमें सेप्टा या फिर क्रॉस वॉल पाया जाता है उसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। जो सेप्टेट हाइफी होता है वो जो हायर फंजाई होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन होता है, जैसा कि स्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटा और डिट्रोमाइकोटा। तो इनमें सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम बना है कि एसेप्टेट हाइफी कैसा दिखता है, सेप्टेट हाइफी कैसा दिखता है। तो देखो यहाँ पे ना इस पर बिल्कुल भी पार्टीशन नहीं पाया गया है, तो इसलिए हम एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। ठीक है ना, इसको ही हम एसेप्टेट को ही हम सिनोसिटिक कहते हैं। और जो सेप्टेट हाइफी है देखो इस पे यहाँ पे पार्टीशन पाया गया, यहाँ पे पाया गया, यहाँ पे पाया गया, ये पाया गया, ये पाया गया। ठीक है, तो इसको हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। एक स्पेशल टाइप का हाइफी और होता है सेप्टा होता है जिसको हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। ठीक है ना, आगे चल के आएगा डोलीपोर सेप्टा। तो डोलीपोर सेप्टा मेनली जो बेसिडियोमाइकोटिना होते हैं उसमें पाया जाता है। तो स्पेशल टाइप का एक संरचना होती है या फंगस में सेप्टा होता है, जो कि जो बंदूक की नाल होती है ना, बैरल शेप होती है। तो इसका जो बैरल शेप का एक स्ट्रक्चर बनता है जो चारों की तरफ एक पेरेंथासोम से ढका हुआ रहता है। ठीक है, तो ऐसे सेप्टा को हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं। तो आगे चल के आएगा, अभी तो बताऊंगा। इसके बाद आएगा मतलब जनरल टाइप ऑफ सेप्टा, मतलब सेप्टा किस टाइप होती है इसके अनुसार है। तो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, मतलब बनने के अनुसार या फॉर्मेशन के अनुसार सेप्टा कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेप्टा, दूसरा होता है एडवेंटिशियस सेप्टा। जो प्राइमरी सेप्टा होते हैं तो जो फंगस में जो सेल डिवीजन होता है उसी के साथ बन जाते हैं, जैसे कि मियोसिस होता है या माइटोसिस होता है। तो प्राइमरी सेप्टा उसी के साथ साथ बन जाते हैं, और उसी के साथ जब डाटर न्यूक्लियाई बनते हैं तो उसी के साथ सेप्टा बने हुए रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेप्टा बने हुए रहते हैं। तो ऐसे सेप्टा जो फंगस में न्यूक्लियर डिवीजन के समय ही बन जाते हैं उसको हम प्राइमरी सेप्टा कहते हैं। नॉर्मली जो हायर फंजाई होते हैं जैसे कि स्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना, तो उसमें प्राइमरी सेप्टा पाया जाता है। इसके बाद आता है एडवेंटिशियस सेप्टा। तो एडवेंटिशियस सेप्टा ऐसे सेप्टा होते हैं जो न्यूक्लियर डिवीजन से इंडिपेंडेंट होते हैं, कि ये सेप्टा बनेंगे नहीं बनेंगे ये न्यूक्लियर डिवीजन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इनको बनने के लिए न्यूक्लियर डिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है।
तो और जो ये होते हैं जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के टाइम पे बनते हैं इनके द्वारा, तो जैसे कि जो लोबर फंजाई होते हैं जैसे कि ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, इनमें में एडवेंटिशिया सेप्टा पाया जाता है। तो स्पेशल टाइप के सेक्स आर्गन बनाते हैं जो कि दूसरी सेल से अलग होते हैं, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ये दो टाइप के सेप्टा होते हैं, प्राइमरी सेप्टा और सेकेंडरी एडवेंटिशियस सेप्टा। अब बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन के अनुसार सेप्टा दो टाइप के होते हैं, सिंपल सेप्टा और कॉम्प्लेक्स सेप्टा। तो जो सिंपल सेप्टा होता है मोस्ट कॉमन होता है और ये प्लेट लाइक होता है, और इसमें या तो परफोरेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता। परफोरेशन का मतलब होता है कि उसमें पोर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। यदि सेप्टा में पोर पाया जाता है तो उसको हम सिंपल परफोरेटेड सेप्टा कहेंगे, यदि पोर नहीं पाया जाता है तो उसको हम विदाउट परफोरेटेड सेप्टा कहेंगे। तो जो सेप्टा है तो ये सिंपल टाइप का सेप्टा है, ये मोस्ट कॉमन रहता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेप्टा। जो कॉम्प्लेक्स सेप्टा होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डोलीपोर सेप्टा होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के सेप्टा होते हैं, जो कि मेनली जो बेसिडियो माइकोटा होता है उसमें पाया जाता है। डोलीपोर टाइप का सेप्टा बेसिडियो माइकोटिना में पाया जाता है। तो इसमें जो सेप्टम होता है तो इसमें एक सेंट्रल पोर, जो इसमें एक सेंट्रल पोर होती है जो बैरल शेप की स्वेलिंग से सराउंडेड होती है, जैसा कि हम बंदूक की जैसे नली होती है ना, उस टाइप से उस पर स्वेलिंग पाई जाती है। आगे चल के आएगा एक डायग्राम तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे ए सेप्टा है तो ए सेप्टा है तो ये डोलीपोर सेप्टा है। तो इसमें जो है ना ये बैरल शेप का होता है, जो बंदूक की नाल होती है उसके जैसा होता है। ये आउट मतलब ग्रोथ होती है जो कि एक लिक्विड से सराउंडेड होती है, जिसको हम पेरेंथोसोम इसको हम पेरेंथोसोम कहेंगे, पेरेंथोसोम। और इसको जो ऐसी संरचना उसको हम बैरल शेप कहेंगे, बैरल शेप। बैरल मतलब बंदूक की जो नाल होती है तो उसके जैसी संरचना दिखती है, तो उसको हम बैरल शेप कहेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेप्टा में आता है डोलीपोर सेप्टा। तो डोलीपोर सेप्टा ऐसे सेप्टा होते हैं कि जिसमें जो सेंट्रल पोर होता है वो उसमें जो बैरल शेप की स्वेलिंग होती है, और ये जो परफोरेटेड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम मतलब परफोरेटेड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम पेरेंथोसोम कहते हैं, या फिर उसको सेप्टल पोर कैप भी कहते हैं, उसके द्वारा ढकी हुई रहती है। तो ऐसे सेप्टा को हम डोलीपोर सेप्टा कहते हैं, जो कि बेसिडियो माइकोटिना में पाया जाता है। इसके बाद तीसरा, जैसे हम परफोरेशन के अनुसार बता ही दिए थे, तो बेस्ड ऑन परफोरेशन जो सेप्टा होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट सेप्टा और इनकम्प्लीट सेप्टा। ऐसे सेप्टा जिसमें पोर नहीं पाया जाता उसको हम कंप्लीट सेप्टा कहते हैं। तो जो लोअर फंजाई होते हैं जो उनमें एडवेंटिशियस सेप्टा होता है वो कंप्लीट सेप्टा होता है। और उसके बाद आता है इनकम्प्लीट सेप्टा। ऐसे सेप्टा जिसमें सेंट्रल पोर पाया जाता है उसको हम इनकम्प्लीट सेप्टा कहते हैं। इसका एग्जांपल है जो हायर फंजाई होते हैं उनमें इनकम्प्लीट टाइप का सेप्टा पाया जाता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम है इससे बहुत आसानी से आप लोग समझोगे। तो जैसे ए जो सेप्टा है तो ए सिप्टेट वाला है, तो इसमें देखो सेंट्रल पोर पाया गया है तो इसको हम परफोरेटेड सेप्टा कहेंगे। जैसे ए है तो ये भी इनकम्प्लीट टाइप का सेप्टा है, ये भी इनकम्प्लीट टाइप का सेप्टा है, अरे डोलीपोर सेप्टा है, ठीक है। तो ए हो गया। इसके बाद आता है फंगस में जो टिश्यू होता है, तो फंगस के टिश्यू को हम प्लेक्टेन काइमा कहते हैं, ये मैंने कई बार बता दिया है। तो प्लेक्टेन काइमा, तो प्लेक्टेन का मतलब होता है टू वीव और एन काइमा का मतलब होता है इन्फ्यूजन, ठीक है। तो फंगस का जो टिश्यू होता है उसको हम प्लेक्टेन काइमा कहते हैं। और इसमें जो माइसिलियम होता है वो या तो कम्प्लीटली कम्पैक्ट या फिर लूजली वुवेन टिश्यू, मतलब या तो सॉलिड टाइप का होता है या कम्पैक्ट होता है या फिर लूजली अरेंज होता है। तो उस टाइप से हम जो इसका सेप्टा होता है तो इस टिश्यू से ही वेरियस टाइप का जो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, तो इस टिश्यू के द्वारा ही बनता है। तो यदि कम्पैक्ट है कि लूजली है, उस टाइप से जो फंगस टिश्यू होता है प्लेक्टेन काइमा होता है दो टाइप का रहता है।
प्रोजेनकाइमा और सूडो पैरेनकाइमा। जो प्रोजेनकाइमा होता है वो लूजली अरेंज होता है या लूजली वोवेन टिश्यू होता है। वोवेन टिश्यू, वोवेन का मतलब होता है कि जब ऊन जैसा होता है ना, तो उस टाइप से मतलब वो लूजली अरेंज होता है ना। तो इट इज़ अ लूजली वोवेन टिश्यू, मतलब लूजली अरेंज होता है या फिर बहुत टाइट नहीं रहता है। और इसमें जो हाइफी रहते हैं, ये पैरेल एक दूसरे के पैरेलर होते हैं। तो ये पैरेलरी होते, मतलब समानांतर, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। और हर हाइफी अपनी इंडिविजुअलिटी, जो उसका खुद का कैरेक्टर होता है, उसको हम बड़ी आसानी से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है। तो जब ऐसा फंगल टिश्यू हो तो उसको हम प्रोजन काइमा कहते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखनी हैं। ये तो लूजली वूवेन टिश्यू होता है, मतलब ये बहुत कम्पैक्ट नहीं होता है और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और इसमें जो हाइफी होते हैं ये अपनी इंडिविजुअलिटी खोते नहीं हैं। इनकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसका एग्जाम्पल, इस टाइप का जो टिश्यू होता है उसको हम प्रोजन काइमा कहते हैं। और एग्जाम्पल है ट्रामा इन एगेरिकस, जो मशरूम में जो पाया जाता है, तो प्रोजन काइमा टाइप का फंगल टिश्यू पाया जाता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है, तो जैसे मैंने बताया था, प्रोजन काइमा में लूजली अरेंज होता है और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। और हर हाइफी अपनी इंडिविजुअलिटी खोता नहीं है। ठीक है ना, हर हाइफी अपनी इंडिविजुअलिटी खोता नहीं है। इसके बाद दूसरा आता है सूडो पैरेनकाइमा। तो सूडो पैरेनकाइमा ऐसा फंगल टिश्यू जो कि पूरा का पूरा कम्पैक्टली क्लोज होता है या फिर वो सॉलिड टाइप का रहता है। और इसमें जो हाइफी होते हैं इनको हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे फुटबॉल होती है उस टाइप से दिखता है। ठीक है। तो ऐसे हाइफी या ऐसे टिश्यू को हम सूडो पैरेनकाइमा कहते हैं। तो ये सूडो पैरेनकाइमा नॉर्मली जो स्क्लेरोटियल बॉडी होती है स्क्रोटियम की, और जो आर्मिलेरिया का राइजोमार्फ होता है, उसमें सूडो पैरेनकाइमल टिश्यू पाया जाता है। तो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बड़े आसानी दिखेगा। तो मतलब जो हाइफी है ना, ये तो इनको बहुत ही क्लोज, आपस में बहुत ही सटे जुड़े बिल्कुल क्लोज जुड़े रहते हैं। और हम हर हाइफी को हम अलग से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जब टिश्यू होता है उसको हम सूडो पैरेनकाइमा कहते हैं। तो फंगल जो टिश्यू होता है उसको हम प्लेक्टनकाइमा कहते हैं। प्लेक्टनकाइमा में 2 टाइप का रहता है, प्रोजेनकाइमा और सूडो पैरेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा जो एक दूसरे पैरेलल होते हैं, वो लूजली वूवेन टिश्यू होते हैं। और हर हाइफी को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट जो सूडो पैरेनकाइमा होता है वो कम्प्लीटली क्लोज होता है और हर हाइफी को हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो ये सूडो पैरेनकाइमा है। ठीक है ना। इसके बाद आता है फंगस में जो न्यूट्रिशन होता है, तो कैसे होता है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, फंगस में जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। यदि क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो फंगस अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पे आश्रित होता है या दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो फंगस को जैसे जीने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है। जैसा कि उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, जो कि फंगस को ज़रूरत होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, कॉपर और कैल्शियम। तो ये सब न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएंट लेने के लिए दूसरों जीवों पे आश्रित होता है। तो उसको इसलिए तो या तो ये फैट या कार्बोहाइड्रेट को दूसरों से एब्जॉर्ब करता है, जिसका ब्रेकडाउन करके अपनी एनर्जी प्राप्त करता है। जो फैट होता है वो या तो ऑयल ड्रॉप के रूप में या फिर प्रेजेंट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट हो जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में या शुगर के रूप में फंगस में स्टोर होता है। ठीक है ना, या पाया जाता है।
कई बार पूछा जाता है कि प्लांट में जैसे कि स्टार्च स्टोरेज कंपोनेंट होता है या न्यूट्रिशन होता है, बट स्टार्च फंगस में अब्सेंट होता है, पर कभी भी स्टार्च फंगस में कभी नहीं पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा जाता है कि फंगस में स्टार्च पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो फंगस में स्टार्च नहीं पाया जाता है, फंगस में ग्लाइकोजन पाया जाता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड मटेरियल होता है फंगस में, जबकि प्लांट में स्टार्च स्टोर्ड मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो न्यूट्रिशन होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम फंगस को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है सेप्रोफाइटिक फंगस और दूसरा होता है पैरासिटिक फंगस। जो सेप्रोफाइटिक फंगस होता है, तो सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि फंगस अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करता है, या फिर जो सड़ा हुआ मरा हुआ पदार्थ होता है उससे अपना भोजन एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे फंगस को हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है ना। सेप्रोब का मतलब भी होता है कि रोटेन टिश्यू से प्राप्त करता है, या सड़ा हुआ गला हुआ पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यदि अंग्रेजी में डिफिनीशन देखोगे तो ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिशन ऑन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आइदर कंप्लीटली और फॉर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अपना भोजन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उससे प्राप्त करता है, उसे में अपना पूरी कंप्लीट लाइफ या अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। जो बहुत सारे फंगस होते हैं तो सेप्रोफाइटिक फंगस होते हैं, जैसा कि सेप्रोलग्निया हो गया, राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, ये सेप्रोफाइटिक फंगस होते हैं। तो एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक के बाद आता है एक पैरासाइट। दो टाइप के जैसे बताया, तो सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट। तो जो पैरासाइट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे अपना प्राप्त करते हैं, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। इसके बाद हम जैसे बताया था कि पैथोजन क्या होता है, तो पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट को या प्लांट को या लिविंग होस्ट को डैमेज करते हैं, वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे को हम पैथोजन कहते हैं। तो जो पैरासाइट होते हैं वो अपना भोजन जो लिविंग मैटर होता है ना, जो जैसे कि प्लांट जिंदा है उसको उस पर अटैक किया, वहाँ से वो अपना भोजन प्राप्त किया, तो ऐसे जब भोजन प्राप्त करते उसको हम पैरासाइट कहते हैं। तो जो सेप्रोफाइटिक होता है उसको अगेन हम दो भागों में बांटते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। जो सेप्रोफाइटिक होते हैं उसको हम दो भागों में बांटते हैं, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना पूरा का पूरा जीवन में वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे। यदि डेड ऑर्गेनिक मैटर उपलब्ध नहीं है तो वो मर जाते हैं, वो जिंदा नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ऐसे जब न्यूट्रिशन होता है तो उसको हम ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक कहते हैं। ऑब्लिगेट मतलब कि पूर्ण रूप से वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही आश्रित होते हैं, यदि वो नहीं है तो मर जाएंगे उसकी अनुपस्थिति पे, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो जैसे मान लो कि तुम शाकाहारी हो और मान लो शाकाहार नहीं मिल रहा है, और वेज नहीं मिल रहा है, नॉन वेज मिल रहा है। यदि तुम कंप्लीट शाकाहारी हो तो तुम नॉन वेज कभी नहीं खाओगे, अपने जीवन जीने के लिए नॉन वेज नहीं खाओगे। अब यदि शाकाहार नहीं है तो आप भूखमरी से मर जाओगे। तो ऐसे जब कंडीशन हो तो उसको हम ऑब्लिगेट कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है म्यूकर और एगेरिकस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक होते हैं। इसके बाद आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव का मतलब ही होता है विकल्पी, ठीक है। फैकल्टेटिव का मतलब यह है विकल्पी। तो विकल्पी पैरासाइट, तो इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मली जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो उससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, परंतु जब डेड ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है तो अपने जीवन जीने के लिए ये पैरासाइट जैसा भी व्यवहार करने लग जाते हैं,
कि लिविंग मैटर से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे जीव को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पाइथियम अफानिडर्माटम हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, राइजाक्टानिया सोलानी हो गया, तो ये जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। इसके बाद जो हम पैरासाइट बोले थे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन लिविंग मैटर से प्राप्त करते हैं उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सिर्फ और सिर्फ, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग पौधे से प्राप्त करते हैं। यदि लिविंग पौधा अवेलेबल नहीं है तो ये भूखमरी से मर जाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पक्सिनिया ग्रेमनिस हो गया, प्लाज्मोपारा विटिकोला हो गया। इसके बाद दूसरा आता है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सामान्यतः सेप्रोफाइटिक होते हैं और लिविंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु जब लिविंग मैटर अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो अपने जीवन जीने के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे इस टाइप के जो न्यूट्रिशन हैबिट होती है उसको हम फैकल्टेटिव सेप्रोफाइटिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अस्टिलागोमेडिस, जो कि मेज में डिसीज उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि फंगस का डिफिनीशन क्या है, फंगस के कैरेक्टर क्या हैं, फंगस कहाँ पाया जाता है, उसका सेल वॉल किससे बना होता है, उस पर न्यूट्रिशन कैसा होता है, और उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, उसका जो बॉडी होता है वेजिटेटिव बॉडी वो कैसी होती है, और इसके बाद उसमें हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, जो टाइप्स ऑफ थैलस कितने टाइप के होते हैं, होलोकार्पिक, यूकार्पिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर। इसके बाद पढ़ा हमने फंगस में जो टिश्यू होता है, तो फंगस में टिश्यू को हम प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं, जो कि दो टाइप का रहता है, प्रोजेनकाइमा और सूडोपेरेनकाइमा। इसके बाद हमने पढ़ा फंगस में जो न्यूट्रिशन होता है तो कैसे होता है, और जैसे कि ऑब्लिगेट पैरासाइट और सेप्रोफाइटिक। पैरासाइट में ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा हमने जो सेप्टेशन पाया जाता है फंगस में, टिश्यू में या फंगस में, तो कैसे होता है, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ परफोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन में प्राइमरी सेप्टा, एडवेंटिशियस सेप्टा, ऑन द बेसिस ऑफ परफोरेशन में परफोरेटेड सेप्टा और नॉन परफोरेटेड सेप्टा, और सिंपल सेप्टा, और इस पे कॉम्प्लेक्स सेप्टा। ठीक है, तो आज हमने फंगस का पूरा लगभग जो भी कैरेक्टर है वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा फंगस में जैसे कि वो मॉडिफिकेशन ऑफ फंगस अभी बच गया है, वो उसको भी पढ़ाना है। फंगस का जो सेल होता है वो कैसा दिखता है, तो उसको अभी पढ़ाना है। फंगस का सेल का में क्या क्या रहता है उसको, और फंगस में जो एसेक्सुअल बॉडी और सेक्सुअल स्पोर और एसेक्सुअल स्पोर होते हैं उसको मैं पढ़ाऊँगा अगले वीडियो लेक्चर में। इसके अलावा मैंने जो रिप्रोडक्शन के वीडियो है उसको मैंने बना रखा है, तो उसको भी आप जैसे फंगस में जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। यदि इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे आप बेझिझक संपर्क कर सकते हो, या मेरे